जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ पटना में। मेरा अपना क्लिनिक है मानस साइकियाट्रिक क्लिनिक पटना, जिसके 2 ब्रांचेज है। पहला ब्रांच है पटना के राजा बाजार में, फ्लैट नंबर 65, पाल मार्केट, सेकंड फ्लोर। और दूसरा जो ब्रांच है पटना के गोला रोड में, एक्सप्रेशन एक्सोटिका, सेकंड फ्लोर। ये हमारे साथी हैं डॉक्टर विजय, बहुत फेमस पीडियाट्रिक्स हैं, यशोदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल इनका, और बहुत बिजी भी हैं। और आज ये इनकी जिज्ञासा हुई थी कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए। आपको क्या पूछना है? बहुत सारे बच्चे मेरे पेडियाट्रिक ओपीडी में आते हैं। जिनका कॉमन कंप्लेन रहता है कि सर रात में बच्चे सोते नहीं हैं, एक्सेसिव एक्टिविटी रहती है, इनकी क्लास में भी जाते हैं तो हाइपर रहते हैं। तो डॉक्टर राकेश, आप इसके बारे में ये बताइए कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ये स्कूल में क्या क्या अब मेरे अटेंडेंट को या पेरेंट्स को क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आजकल काफी देखा गया है। इसके लिए सबसे पहली बात है कि कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल नहीं दें। दूसरा कोशिश ये है कि बच्चे अगर टेलीविजन देखते भी हैं तो उसका एक स्क्रीन टाइम होना चाहिए, टेलीविजन का, मोबाइल का नहीं। और वो भी रात के 9 बजे के बाद बच्चों को टीवी से दूर रखें। आप खुद भी मैक्सिमम 10 साढ़े 10 तक सो जाएं, तो बच्चे आपकी कॉपी करें और बच्चे भी समय पर सो जाएं। नहीं तो ये देखा जाता है कि खुद ही पेरेंट्स लेट नाइट तक मोबाइल टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से आर्टिफिशियल लाइट घर में बनी रहती है, या टीवी देखते हैं जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं, तो बच्चों की स्लीप साइकिल गड़बड़ होती है। तो अगर आप कमरे को इल्यूमिनेटेड रखेंगे तो बच्चों को नींद नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करें रात में 10:30 से 11 बजे तक सारी बत्तियां बंद हो जानी चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टेलीविजन सब बंद हो जाने चाहिए। इससे सही समय पर सोने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कम से कम 1 घंटे का कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, रनिंग, प्लेइंग सम काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ आउटडोर गेम बहुत हेल्प करता है इसमें, वो भी ध्यान दें। इसके अलावा जो बैलेंस डाइट है बच्चा, उस पर ध्यान दें। और उस तरह का बच्चा स्ट्रेस में है, चिंता तनाव में, उसको दूर करें। या आपने डॉक्टर राकेश, मेरा दूसरा क्वेश्चन है। मेरे पेडियाट्रिक ओपीडी में काफी सारे बच्चे आते हैं। इनफैक्ट आज के समय में मैं ये बोलूंगा, जितने बच्चे गैस्ट्रोएंटेराइटिस से लेकर नहीं आते हैं, उससे ज्यादा बच्चे कहीं कॉन्स्टिपेशन से लेकर आते हैं। और दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिपेशन तो है ही एक कॉमन, मैंने ओपीडी, पेडियाट्रिक ओपीडी का कॉमन पेशेंट। लेकिन इसके साथ साथ सीवियर पेन एब्डोमेन के साथ में रहते हैं। इसका कोई एसोसिएशन वगैरह है, थायराइड से रिलेटेड है या कोई मेंटल से चेंजेस से रिलेटेड है। देखिए, ये जो है बच्चों में पेन एब्डोमेन का, इसमें आप जो भी साइंटिफिक लिटरेचर आप पढ़िएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेन एब्डोमेन इन चिल्ड्रन एज ग्रुप इज द साइकोजेनिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस। और आप उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ये सारे टेस्ट कराएंगे तो नॉर्मल मिलेगा। तो अगर उसमें आप पता करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस या तो स्कूल में है, या पीयर से है, या घर में है, या किसी उसके मन में चल रहा है, तो वो व्यक्त नहीं कर पाता है। तो व्हेन यू डोंट ट्राई, योर बॉडी ट्राई। तो आप, बच्चा अपना ध्यान इस तरफ आकर्षित करता है, मुझे पेट में दर्द है, आप उसको जांच कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो इसमें किसी तरह का पैथोलॉजी बाहर से एग्जामिनेशन करने में अल्ट्रासाउंड में भी नहीं मिलता है। बहुत से बहुत कुछ इनसिग्निफिकेंट लिम्फ नोड मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उस तरह से आपको बच्चों में आपको साइकोलॉजिकल इश्यू जो है एसेस करने हैं, और जो मिलता है कुछ इस तरह का दिक्कत, तो उसका दवा के द्वारा या काउंसलिंग के द्वारा इलाज। दूसरी बात एक ये भी है कि कॉन्स्टिपेशन के सारे मरीज में डाइटरी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग आजकल जंक फूड में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। मदर फादर का कंप्लेन रहता है कि भाई मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा खाता नहीं। इस चक्कर में कुछ न कुछ आधे घंटे 1 घंटे में कुछ न कुछ मुंह में डाल लेते हैं। कभी दूध डाल दिए, कभी कॉफी डाल दिए, कभी कुरकुरे डाल दिए, कभी चिप्स डाल दिए। ये भी एक डाइटरी फॉल्ट, माने डाइटरी हैबिट इज वेरी पुअर। डायबिटीज चेक करें, बच्चे लोग खाते भी एक दूसरे को चला जाता है, साथ लेवल चला गया, या कुछ शुगर से रिलेटेड आप दे देंगे तो ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा, तो बच्चे को कहीं भूख आएगी नहीं। अब भूख जब आएगी नहीं, खाना ठीक से खाएगा नहीं। तो बीच बीच में इसको, बीच में टाइम गैप देना जरूरी है। 4 घंटे 6 घंटे जो भी है, बीच में गैप दीजिएगा, तभी बच्चे लोग खा पाएंगे। ये नहीं कि बच्चे नहीं खा रहे फिर आधे घंटे कुछ तो खा लो बेटा, कुछ तो खा लो बाबू करके खिलाते रहते हैं। तो ये और भी है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखें। आजकल आएंगे तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि ये बच्चा खाता नहीं है। अगर आप बच्चे की तरफ देखेंगे देखेंगे अच्छा खासा मोटा तगड़ा बच्चा है, और मोटा तगड़ा अच्छे सेंस में नहीं, वो फुलफुल जैसा फैटी बच्चा है। तो आप जब पूछेंगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि वो कहेंगे नहीं, ये नहीं खाता है। नहीं खाता है कहते हैं कभी सब शुगर रिलेटेड जो भी जंक फूड है,
या तो कोल्ड ड्रिंक है, उनको लगा यही तो खा ले कम से कम, कुछ केक है, कुछ कुकीज है, जिसमें कि हाई कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होता है, फैट होता है, और जंक फ्रूट्स होते हैं, तो फाइबर नहीं होता है, इसमें वाइटामिन नहीं होता है, उसमें प्रोटीन नहीं होता है, उसमें इसेंशियल मिनरल या और भी इसेंशियल चीजें जो होती हैं फूड में, वो सब नहीं होते हैं। और फाइबर, वाइटामिन, ये सब नहीं होने की वजह से बच्चों को रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन होगा, खराब सा बॉडी शेप रहेगा, वेट गेन रहेगा, और मेंटली बच्चा के बाद थकान महसूस करेगा। तो उसका एक मेरे ख्याल से बहुत सारा उपाय ये है कि पहले तो अपना ही डाइट शेड्यूल ठीक करें, घर में जंक फूड ना रखें, और कोशिश करें हाई फाइबर रिलेटेड होल ग्रेन से चीजें, बनी हुई चीजें, ताजी सब्जियां, फल, ये सब खाएं, या हाई प्रोटीन डाइट, या फिर एक है फिश है, चिकन है, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चना है, मूंग है, अंकुर स्प्राउट्स है, या सोयाबीन है, मिल्क है, कर्ड है, ये सब का इस्तेमाल करें। और तो आपको देखा देखी बच्चे भी वही सब चीज खाएंगे। और बच्चा अगर इकाई के लिए खाने का मन नहीं, जबरदस्ती उसको कोई कुकी से खिलाकर उसका भूख शांत ना करके तो वेट करें, तो बच्चे को अच्छे से भूख लगेगी, तो वो आपका हेल्दी डाइट भी वो खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा रिलेटेड टू दी वर्म इन्फेस्टेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चे को कीड़े कि पेट में कीड़े होना। इनफैक्ट आप है इसमें आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड आल्दो ये नहीं है, लेकिन कुछ जानते हैं इसके बारे में, या कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि बच्चे को जब पेट में दर्द होता है, ये पेरेंट्स भी आके बोलते हैं सर दांत टिप टिप करता है रात में, इसका कोई लिंक है कि भाई बच्चे को पेट में वर्म होगा तो दांत टिप टिप करके सोएगा, या बार बार उठ जाएगा? पेन एब्डोमेन तो जस्टिफाइबल है भाई कि ठीक है बच्चे को कीड़ा है तो पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन बच्चा बच्चा जब पेट में दर्द हो या बच्चे को पेट में कीड़ा होगा तो रात में दांत टिप टिप करके सोएगा, जिसको हम लोग मेडिकली में प्रोस्टिज में बोलते हैं, दांत कटकटाना। तो ऐसा कुछ रिलेशन है? कीड़े की वजह से दांत कटकटाना, ऐसा कई कई पेरेंट्स बोलते हैं। और कुछ हद तक शायद इसका रिलेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रूवन नहीं है। और वो अगर कीड़ा हर व्यक्ति के पेट में होता है, हर बच्चे के पेट में होता है, जब वो कीड़ा इंटेस्टाइन का ट्यूब ज्यादा भर जाए, और तभी वो आपको पेट दर्द करता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बोले हैं कि अगर कीड़ा बहुत ज्यादा है तो पेट दर्द होगा, उसकी वजह से रात की थोड़ी दिक्कत हो। दांत की कीड़ाने का बहुत थोड़ा बहुत रिलेशन है, लेकिन डायरेक्टली उसका रिलेशन कुछ हद तक अभी प्रूवन नहीं है। वो और भी कारणों से हो सकता है, तो और भी कुछ कारण है, वो देख लेना चाहिए कि कहीं इसको मिट्टी खाने की आदत तो नहीं है, कहीं इसको हीमोग्लोबिन या कुछ स्ट्रेस, ये सब तो नहीं। चलिए अब मैं स्टियोपाइका जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट सेक्शन, पाइका का मतलब है कि बच्चे वो चीज खा रहे हैं जो खाने की चीज नहीं है। बच्चे बालू खा लिए, मिट्टी खा लिए, कंकड़ पत्थर प्लास्टर सब ये सब खा लेते हैं या चाटते हैं प्लास्टर को भी, तो ये इसको हम लोग मेडिकल साइंस में पाइका बोलते हैं। तो इस सब से रिलेटेड है कि इस सब केस में बच्चे को वर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चलिए मैं अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ सर से, कि ये बताइए कि जो बच्चे आज जो पैदा होते हैं, कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कब से माँ का दूध बच्चों को पिलाना चाहिए, और कब तक पिलाना चाहिए? अगर माँ का दूध ठीक से नहीं बन रहा है तो फिर किस तरह का दूध लेना? हर नियोनेट्स या हर बच्चा माँ का ही दूध पिएगा, नेचर का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है भाई। बच्चा है तो दूध तो बनेगा ही, भगवान ने बच्चा दिया तो दूध भी देगा, एकदम क्लियर है, इसमें कोई दाएं बाएं इफ एंड बट नहीं है, होना ही होना है। कुछ साल पहले कोई दूध नहीं मिलता था तो बच्चे को माँ का ही दूध देना था ना, तो बच्चे को माँ का दूध ही देना है टिल 6 मंथ ओनली, या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग बोलते हैं। तो 6 महीने तक बच्चे को माँ का ही दूध देना है, बाहर का दूध ना दे। इन केस मजबूरी में सीजरियन हुआ, डिलीवरी हुई है ऑपरेशन से, तो भी बच्चे को माँ का दे। इनफैक्ट बोला जाता है कि ओटी टेबल पर ही फर्स्ट फीड करवा दीजिए अगर सीजरियन बेबी है तो। नॉर्मल में तो करना ही है आपको, सीजरियन में भी ओटी टेबल पर करते बाहर का दूध देना ना पड़े। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग फार्मूला फीड एडवाइस करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, स्टैंडर्ड कोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। बाहर का दूध हम लोग कोई भी फार्मूला को दे सकते हैं, लैक्टोजन दे सकते हैं, लेक्टोजन जो भी आता है मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी एक फिक्स रेशियो है ही नहीं कि एक क्यूब की नमक ले लिए, एक क्यूब की पाउडर ले लिए, थोड़ा सा पानी डाल दिए। आधे लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, दूध अंदाज से डाल दिए सब, कितना पानी में इतना दूध डाल दिए, नहीं, एक फिक्स रेशियो है। 1 आउंस, 1 आउंस मतलब 30 ml, 30 ml मतलब 60 चम्मच, मतलब 6 चम्मच ल्यूकवार्म वाटर दीजिए और 1 चम्मच पाउडर डालिए, इसी रेशियो में बनाना। बच्चा जितना भी पी सके, 2 घंटे के अंदर शुरू करना है, जन्म के 2-2 घंटे पे देना है, लेकिन हर बार देने के पहले माँ का दूध जरूर लगाना है, ताकि जितना जल्दी आप लगाएंगे उतना जल्दी दूध बनना शुरू होगा। तो का ये मिथ्या है कि भाई दूध नहीं आ रहा है तो कैसे पिलाएं, नहीं, ये गलत है। आप लगाएंगे तो दूध बनेगा, ये रिफ्लेक्स होता है लेट डाउन।
तो अगर जब लगाएंगे नहीं दूध बनेगा नहीं, है बनेगा तो लेट से बनेगा, इसलिए लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध आ रहा है शुरुआत में 2-4 बोला जाता है 2-4 ड्रॉप ही दूध आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट बॉडी देती है। वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, बहुत बड़ा दूध होता है, 2-3 दिन तक का या 3-7 दिन तक उसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। वो बहुत कैलोरी या बहुत न्यूट्रिशन रहता है बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट रहता है। फिर 5 to 7 डेज फिर तो दूध जब सफिशिएंट आ जाता है तो देना ही देना है। अच्छा, और दो छोटे छोटे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट। एक तो है कि छोटे बच्चे जो होते हैं खासकर जो पैदा हुए से लेकर 5 साल तक, उनमें दो बीमारी बहुत कॉमन पाई जाती है, एक है ल्यूकोशन और दूसरा है वायरल फीवर। तो उन दोनों में क्या करना चाहिए? नहीं, वायरल फीवर तो इंटारली अलग एंटिटी है देन गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का तो मोस्ट कॉमन कॉज वायरल भी हो सकता है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में जो हम लोग बच्चे देखते हैं उससे मोस्ट कॉमन है फॉल्टी फीडिंग। कुछ भी गंदा हाइजीन मेंटेन नहीं करना, कुछ भी गंदे हाथ से मुंह में डाल लेना। बच्चे जैसे है जो बेबी, छोटे छोटे बेबी हैं, टिफिन के समय में कुछ भी मुंह में डाल लेते, टिफिन के समय में मुंह में कोई चीज डाल, इसका ये साइंटिफिक रीजन नहीं है भाई कि बच्चा टिफिन है तो उसमें लूज मोशन ही होगा या फीवर होगा। उसके पीछे अंदर ये है, उसका स्पेशल ये है कि अगर जब टिफिन होता है तो बच्चे कुछ भी मुंह में डाल के काटना चाहते हैं, जो भी आपको मिलेगा कुछ भी रास्ते में मिला हुआ, कुछ भी जमीन पर हाथ रख के मुंह में डाल देंगे, उसको कुछ भी खाने का मन करता है। टिफिन के समय मुंह कट कट करने का मन करता है बच्चे को, इसीलिए कुछ भी मुंह में डाल देते हैं। इस कारण से बच्चे को एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है, वो उसके सब उससे बुखार आ सकता है, उससे लूज मोशन भी हो सकता है। तो लूज मोशन तो इंटायरली डिफर, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस 2 साल के बच्चे में मोस्ट कॉमन लूज मोशन का कारण वायरल ही है। बैक्टीरियल हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो बैक्टीरियल है तो उसके हिसाब से, अभी वायरल है तो IV ORS वगैरह देना है आपको, फ्लूइड मेंटेन रखना है, जिंक दे सकते हैं, देना ही है, दे सकते हैं क्या। बाकी आप प्रोबायोटिक है वो भी यूज किया जा सकता है आज के डेट में। प्रोबायोटिक तो खैर कितना काम करता है एग्जैक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रोबायोटिक का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है ऑल ओवर वर्ल्ड। दूसरा जो सर्दी खांसी जो बुखार होता है छोटे सर्दी बच्चे खांसी तो बच्चे को बेसिकली, कोई छोटा बच्चा बहुत छोटा है 6 महीने है या उससे कम का, तो बच्चे बाहर निकलते हुए नहीं है, तो हाउस होल्ड में ही किसी को रहता है तभी वायरल होता है। किसी को बच्चे को बुखार हुआ, पहला मेरा क्वेश्चन यही रहता है कि भाई मदर को था कि और किसी बच्चे को था। उसमें 99% लोग बोलते हैं कि सर पहले मेरी ही शुरू हुई है, इसी बच्चे को हुआ तब बच्चे को हुआ। तो वायरल है तो वायरल का तो ये भी कंसेप्ट एक गलत है। लोग बोलते हैं कि सर बच्चे को वायरल बुखार था, मैं मेरे को था तो बच्चे को दूर कर दिया, बच्चे को मेरे को बुखार है, बच्चे को माँ का दूध नहीं देना। नहीं, बच्चे को माँ का ही दूध देना। अब आपको अगर मदर को वायरल बुखार है, बच्चे को उसके बाद ही माँ का दूध देना है, क्योंकि जो ये वायरल फीवर होता है वो इसके चलते नहीं होता कि आप फीडिंग करा रहे हो, इसके चलते होता है कि आप दोनों कंटेक्ट में हो, एयर टू एयर ट्रांसमिशन होता है, ना कि ब्रेस्ट मिल्क से या मिल्क से। ठीक है, तो आप घर में किसी को रहेगा तो बस वायरल फीवर है, कुछ भी अगेन सिम्टोमेटिक फीवर है तो फीवर देंगे, उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना है, कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है, पैरासीटामोल देना है, यही सब करनी है। एंटीबायोटिक का रोल बहुत बाद में आता है। इनफैक्ट वायरल अगर आप डायग्नोज कर दिए तो देयर इज नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक एट ऑल। एक और मेरा बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वैक्सीनेशन के बारे में, छोटे बच्चे से लेकर खासकर 5 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन का बहुत रोल होता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। वैक्सीनेशन तो आजकल हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार, राइट है उस बच्चे का कि भाई हम पैदा हुए हैं तो हमको वैक्सीन लगना, इस टाइप की चीज होनी चाहिए। इंडिया में ऐसे भी, हमारे बिहार में भी, इंडिया में वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के थ्रू बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेटअप ऑल्सो, लेकिन कुछ कुछ हैं जो कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपका जन्म के समय हो गया, 6 हफ्ता, 10 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते, ये सप्लाई है आपको गवर्नमेंट की, तो इसको गवर्नमेंट जरूर लगाइए। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी नहीं है या आप लगा सकते हैं तो, नहीं लगा सकते हैं प्राइवेट में तो। लेकिन 6 मंथ और 7 मंथ में जो इन्फ्लुएंजा टाइफाइड लगता है, 6 मंथ के इन्फ्लुएंजा प्लस टाइफाइड, 7 मंथ के इन्फ्लुएंजा का सेकेंड डोज, तो इसको प्राइवेट सेक्टर में लगाएं, लेकिन जरूर लगाएं। दोनों इफेक्टिव वैक्सीन है, इनफैक्ट ऑल वैक्सीन आर इफेक्टिव, तो लगाना है, लगाना ही चाहिए। अब बाकी जो आपको गवर्नमेंट में मिल रहा है गवर्नमेंट में लगाइए, जो नहीं मिल रहा है प्राइवेट में लगाइए, लेकिन लगाइए वैक्सीनेशन देना चाहिए बच्चे को। आपके बहुत सारी अच्छी जानकारी हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि आपका बहुत बड़ा अस्पताल है यशोदा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। तो किसी बच्चे को आपके यहाँ दिखाना होगा या भर्ती कराना होगा, तो उसके क्या प्रोसीजर है, कहाँ आपका अस्पताल है, इसके बारे में डिटेल से बताएं तो बहुत कि कोई दर्शक आपकी सेवा का लाभ उठा पाए। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा है, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं पिछले 2011 से ही, पहले तो मेरा सेंटर मछली गली राजा बाजार में था, वहाँ 2019 तक, उसके बाद 2019 से अब RPS मॉल में शिफ्ट कर गया हूँ। यहाँ मेरा अपना हॉस्पिटल है, यशोदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। मैं खुद ही हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, मेरे साथ 2-3 कलीग भी हैं, एजुकेटिशियन भी हैं,
मेरी मैडम भी है, मेरी मैडम भी है, वो भी DCH है, वो भी अपना बेबी को देखती है, OPD भी करती है। तो हम लोग बच्चे को, मेरा OPD का टाइमिंग है सुबह 10 o'clock से लेकर के 2:30 अप टू 3 PM। इवनिंग OPD है 6:30 टू 9 PM। ये मेरा यूजुअल टाइम है। इसके अलावा चूंकि मेरा रेसिडेंस भी उसी बिल्डिंग में है, ऊपर में है, तो मैं इमरजेंसी सर्विस भी देता हूँ, खास करके OPD सर्विस अदर देन OPD टाइम। तो मेरे उसके अलावा जिस मेरा शेड्यूल टाइम है, उसके अलावा कभी भी आएंगे तो देख तो लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इमरजेंसी फी देना पड़ेगा। तो आपसे आज मिलके बहुत अच्छा लगा। होपफुली लोगों को आपका जो विचार है कुछ पसंद आया होगा। नमस्कार।